नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। आज भी मेरे पास हमेशा की तरह 3 खबरें हैं और स्टार्ट हम करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से, जिन्होंने मतलब ऑब्वियसली पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा क्या कहना चाहिए हर वक्त खबरों में रहने के लिए तैयार रहने वाली सियासी जमात, लेकिन उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इतनी मज़ेदार होती हैं, इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं कि वो कुछ ना कुछ करके खबरों में जगह बनाती रहती हैं। खैर, दिस इज़ अ ह्यूज थिंग। तो वो खबर ये है जनाब अली के उन्होंने मीडिया रिलेशंस और लॉबिंग के लिए अमेरिका में 2 नई फर्म से मुआहदा कर लिए। और कुछ दिनों पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मेरा ख्याल है संडे के दिन ये बात हो रही थी कि टेलीथॉन एक किया गया था, जहां से कहा गया कि 10 करोड़ रुपया जो है वो इकट्ठा करने का फैसला किया गया है। वो नहीं हुआ था। ऑब्वियसली दे वर जस्ट प्लेजेस, और प्लेज करने के बाद लोग देते नॉर्मली टेलीथॉन्स के अंदर बहुत भी हो तो 10 करोड़ ही दे देंगे। 10 करोड़ तो वादे किए, उससे ज्यादा तो किए नहीं है। बट समहाउ द पीटीआई हैज मैनेज्ड टू साइन। ऑब्वियसली ये मतलब उस वक्त ये इल्जाम लगाया गया था कि ये कुछ इस तरह का करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी पैसे ये इकट्ठे कर रहे हैं इससे इलेक्शंस के अंदर कुछ भी नहीं होना। इलेक्शंस तो बहुत महंगा एक सौदा हो गया पाकिस्तान के अंदर। तो ये जो मामला है वो किसी और तरफ जा रहा है और किसी और चीज के लिए है। और पता यही लग रहा है, जो समझ में आती है कि शायद वो मजीद पीआर फर्म्स भी हायर करेंगे, या अगर कर ली हैं तो फिर उसमें से पे करेंगे। ये जो पीआर फर्म्स हैं ये 2 अदद हैं, और पीटीआई के जो रहनुमा हैं आतिफ खान, अमेरिका से इनका ताल्लुक है, मतलब पीटीआई अमेरिका से इनका ताल्लुक है। इन्होंने तस्दीक की है कि ये जो फर्म्स हैं ये पाकिस्तान में इंतखाबात की मॉनिटरिंग के अलावा अमेरिका और इंटरनेशनल मीडिया से राब्ते में रहेंगी। सो जो बुनियादी तौर पर काम किया जा रहा है वो ये है कि ये लॉबिंग फर्म्स हैं, ये हर तरह की जो मामलात होंगे उनको हाईलाइट करेंगी। अगर कोई भी एविडेंस मिलेगी इलेक्शंस के खिलाफ, इलेक्शंस की रिगिंग की। और ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर कभी भी कोई इलेक्शन जो है वो साफ सुथरा नहीं हुआ हमेशा से, आपको पता ही है। 2018 का इलेक्शन इंतहाई गंदा इलेक्शन था, 2002 का, 8 का, 13 का, ये सब इलेक्शंस मैंने देखे हैं। तो जो बड़े रिलेटिवली बड़े पीसफुल और साफ सुथरे इलेक्शंस भी हैं, मसलन 2008 का या 2013 का, वो इलेक्शंस भी पूरी तरह से गंदा करना हो तो कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर इस तरह से लॉबिंग फर्म्स हायर कर ली जाएं और ये कहा जाए कि जी ये छोटी सी छोटी भी कोई अगर प्रॉब्लम हो रही है, खुद भी की जा सकती है छोटी मोटी गड़बड़, तो और वो गड़बड़ जो है उसको फिर पूरी दुनिया के अंदर फैलाया जाए, तो इलेक्शंस को गंदा करने में कोई 2014 में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब धरना दिया तो उसका नुकसान ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब जब उसके कई महीनों के बाद, आई मीन 2014 में 14 अगस्त को वो यहाँ से निकले थे, चंद दिनों के बाद वो इस्लामाबाद पहुंचे, और फिर इस्लामाबाद पहुंच के उन्होंने धरना दिया, दोनों भाइयों ने, कजन्स ने, ताहिरुल कादरी और इमरान खान साहब जो हैं। तो सितंबर में मेरा ख्याल है या अक्टूबर में, आई थिंक इट वाज लेट सितंबर, जब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अमेरिका गए थे यूएन की जनरल असेंबली से खिताब करने के लिए, तो वहां पर भी इस तरह की चीजें रिपोर्ट हुई कि पीटीआई के लोग जो दूसरे मुल्कों के जो सरबराहान हैं उन्होंने नवाज शरीफ साहब से इसके बारे में सवाल किया। तो इवेंचुअली उसमें से निकला कुछ भी नहीं। 35 पंक्चर के बारे में इमरान खान साहब ने खुद ही कह दिया मैं झूठ बोल रहा था, यानी सियासी बयान था, आई मीन विच क्लियरली मींस मैं झूठ बोल रहा था। और जो उनका ऑर्गेनाइज्ड रैगिंग की जो उन्होंने बात की थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक पूरा जो है वो जुडिशल कमीशन बनाया, और इस कमीशन ने ये बताया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सो द थिंग इज कि ये अगर गंदा करना हो तो गंदा करना तो बड़ा आसान है, एंड दैट्स व्हाट पीटीआई एक्सेल्स एट। अगर आप पीटीआई से, आज भी मैं देख रहा था, वो एक साहब थे, वो लड़ रहे थे किसी से, वो कि जी आप यहाँ पर आप लोगों से सर्वे नहीं कर सकते ये मेट्रो बस के स्टेशन के ऊपर। और थोड़ी देर पहले वही साहब जो मेट्रो बस से के ऊपर ही काम करते हैं, नौकरी करते हैं वहां पर, वो थोड़ी देर पहले जो है वो उसी प्रोग्राम के अंदर उसी एंकर को अपना जो है वो खुलकर बता रहे थे कि मैं पीटीआई से ताल्लुक रखता हूं। तो जब आपने तो उनसे इन्होंने ये पूछा उस जगह पर भी कि आप इमरान खान साहब की कोई काम बताएं, तो उन्होंने कहा कि जी उन्होंने हेल्थ कार्ड स्टार्ट किया है। उन्होंने कहा कोई और काम बताएं, तो उन्होंने कोई काम नहीं बताया। फिर उन्होंने कहा राशन कार्ड उन्होंने दिया, उन्होंने कोई राशन कार्ड नहीं है। तो फिर उन्होंने जो है वो एक बंदा आया और उसने आगे कहा कि हेल्थ कार्ड भी नवाज शरीफ ने जारी किया था और मैं उसका एक रेसिपिएंट हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये जाहिल आदमी, मैं इससे बात नहीं करूंगा, वो वहां से चले गए। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई सर्वे नहीं हो सकता। तो दिखाने के लिए कुछ ना भी हो, गंदा करने के लिए ढूंढ लेते हैं वो लोग मवाद। दिखाने के लिए वाकई नहीं है कुछ, लेकिन गंदा करने के लिए मवाद है। तो इस इलेक्शन को गंदा करने के लिए उन्होंने लॉबिंग फर्म हायर कर ली है। और जिससे बुनियादी तौर पर, जो आपको पता है पहले भी वो लॉबिंग फर्म्स हायर कर चुके हैं, अभी भी वो लॉबिंग फर्म्स हायर कर रहे हैं। इससे होना तो कुछ भी नहीं है। दूसरी जो मतलब इस बात की गारंटी आप दे सकते हैं कि उनकी कोशिश कम से कम पूरी तरह से ये है कि जो भी हुकूमत आए, जो कि ऑब्वियसली पीटीआई की नहीं होगी, चाहे
जो मर्जी कर लें, नहीं होगी। उसके लिए जो भी करना पड़े वो किया जाएगा। आपको पता है फौज की तरफ से तो रेगिंग होनी है। ये खदशात जो है वो अनफाउंडेड नहीं है। लेकिन जो भी हुकूमत इख्तियार में आएगी उसको वीक रखने के लिए, जैसे 2014 में इन्होंने धरना दिया था, वैसे ही ये 2024 के लिए भी प्लान किए बैठे हैं कि किसी न किसी तरीके से उसको जो है वो डिस्क्रेडिट करना है। 2018 में क्योंकि फौज पूरी तरह से और जजेस जो हैं वो पूरी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेब में थे, तो इसलिए जो दूसरी जमातें थी उनको तो वाइट पेपर भी जारी करने की इजाजत नहीं दी थी, उनको तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने की भी इजाजत नहीं दी थी। 2018 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ ओहदेदारों ने की, तो उनको फोन कॉल्स कर करके कहा गया कि बिलावल को लड़काने से भी हरवा देंगे अगर तुमने जो है वो दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि लियारी से तो मैनेज कर ही लिया था एक तरह से शकूर साहब की जीत उन्होंने। तो ये सारा कुछ जो है वो 2018 में इससे कहीं ज्यादा ब्लेटेंटली किया गया था, मगर उसकी वजह से इमरान खान साहब को जो नुकसान पहुंचा, अब वो फैसला किए बैठे हैं कि दूसरी जमातों को भी जो है वो इसका इसी तरह का नुकसान होगा। अगली खबर जो है वो जनाब ये है कि जो मिसिंग पर्सनस का केस एक एतजाज हसन साहब ने उठाया था, उसके ऊपर जस्टिस काजी फायजीसा साहब ने जो है वो उनकी गेम उन पर ही उल्टा दी थी। उन्होंने कहा था कि ये जो आपने केस लिया है ये तो बुनियादी तौर पर मिसिंग पर्सनस का केस नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा पहुंचाने का ये कोशिश है। आप तो मिसिंग पर्सनस केसेस में उन जर्नलिस्ट का नाम भी लेने के लिए तैयार नहीं है जिनको इमरान खान साहब के दौर में उठाया गया। तो आप कम से कम ये तो दावा ही मत करें कि आप एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर हैं और आपको यकायक जो है वो कोई तार आई है कि मैंने जो है वो करना है ये मिसिंग पर्सन्स के ऊपर केस। तो असद अली तूर और मतीउल्लाह जान साहब का नाम तक नहीं लिया गया कि भाई इनको भी अपडेट किया गया था या मारा पीटा गया था, या अबसार आलम को जो है वो गोली मारी गई थी, या किसी और जो सहाफी थे, कई इमरान अली सैयद कराची से उठाए गए, कराची से ही एक और रिपोर्टर थे डॉन के, उनको उठाया गया, और बहुत सारे लोग थे जिनको फिर साजिद गोंदल को इस्लामाबाद से उठाया गया, वो नॉर्दर्न एरियाज की जो सैर करने के लिए भेजा था, आपको याद होगा। तो ऐसे बहुत सारे वाकयात जो हैं वो पेश आते रहे, उस सारे अरसे में उनका नाम तक नहीं लिया गया। तो इससे साबित होता है कि आपका जो केस है वो बुनियादी तौर पर कोई केस नहीं है। कोई कोशिश नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर मिसिंग पर्सन्स का केस खत्म किया जाए, बल्कि कोशिश सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी तरीके से इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक रिलीफ लेकर दिया जाए। और एतजाज हसन साहब चाहे जितनी मर्जी डिनाई करते रहें कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, वो उसके एक स्टूज के तौर पर काम तो कर रहे हैं हर हाल में। तो ये सारी चीजें देखते हुए उन्होंने उस केस को तो उड़ा दिया था, बल्कि उन्होंने साथ ये कहा कि आमिना मंसूर जंजुआ जो कि मिसिंग पर्सन्स की एक आवाज उठाती रही है पिछले कई साल से पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के हवाले से, केपी के हवाले से, तो उन्होंने ये कहा कि उनकी जो सारी डिटेल्स हैं वो उनसे ये कहा कि आप इनसे बात करें और फिर उसके बाद हमें जो है वो तमाम केस की इंफॉर्मेशन दे। तो जनाब अब हुआ ये है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस जो है उसने एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाकर, बकौल उनके कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाकर दे दी है जजेस को। इस बेंच के अंदर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा हैं और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी इसका हिस्सा हैं, और उन्होंने बैरिस्टर एतजाज हसन की केस को वो सुन रहे हैं। इस कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से 3448 केसेस हैं जो मिसिंग पर्सन्स के हैं, और ये मुल्क में सबसे ज्यादा है। नंबर 2 पर बलूचिस्तान से है, 2752 केसेस हैं, और इसमें जो है वो मुख्तलिफ उन्होंने वजूहात भी बताई हैं कि क्या वजूहात हैं, और उसके अलावा ये भी कहा गया कि बाज़ लोग जो हैं वो भाग गए हैं पाकिस्तान से, और जो भी वजूहात हैं, मगर बहरहाल इनको इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस कहा जा रहा है, उनके बकौल ये टोटल मिलाकर बनते हैं 3485 और 2752। ये दोनों मिलाकर बन जाएंगे तकरीबन 5500 से ऊपर जो है वो इनका नंबर बनेगा, ऑलमोस्ट 6000 से ऊपर बन जाएगा। इन एक्सरसाइज ऑफ द अफोरमेंशन्ड पावर्स द कमीशन हैज इशूड 744 प्रोडक्शन ऑर्डर्स। कमीशन ने पिछले 13 साल से तकरीबन वो काम कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 744 प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए हैं, जिनमें से 52 के ऊपर जो है वो अमल दरामद हुआ है, जबकि 692 प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो हैं वो अभी भी अमल दरामद उनके ऊपर नहीं हुआ। 182 पिटिशंस हैं जो कि कंसर्न क्वार्टर्स के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, जिनके बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। सो जनाब अली, ये मिसिंग पर्सन्स का केस है जिसकी सूरत हाल हमने आपके सामने रखी, और फाइनली अब जस्टिस एजाजुल हसन के
लेटर की तरफ आ जाते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक हिस्सा है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की फॉर्मेशन जो है वो ये होती है कि चीफ जस्टिस होते हैं उसके अंदर दो जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो होते हैं, और दो जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं हाई कोर्ट्स के, यानी जो 4 हाई कोर्ट्स हैं उनमें से जो 2 सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस होंगे उनको, तो 5 मेंबर्स की ये जो है वो ये पूरी होती है। इसमें सरदार तारिक मसूद खोसा है, सरदार तारिक मसूद है, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, और जस्टिस काजी फायजीसा है, जस्टिस एजाजुल एहसन है पेशावर, और गालिबन दोनों में से एक सिंध और पेशावर का मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन एक बलूचिस्तान हाई कोर्ट से। तो 3-2 तो अंडर एनी कंडीशन वो मैनेज हो ही जाएगा। मोस्ट लाइकली 4-1 हो सकता है, क्योंकि 4-1 जो मेजॉरिटी है वो इन एनी केस काजी फायजीसा साहब, या आप कह लें कि जो मेजॉरिटी है वो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ है। अच्छा, अब जो जस्टिस एजाजुल एहसन है, इन्होंने नोट लिखा था कई दिनों पहले, मतलब दिसंबर के अवाइल की बात है गालिबन, जब केस हुआ था, तो उन्होंने शो कॉज नोटिस इशू किया था जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने। तो उन्होंने कहा था कि जी मैं इससे इख्तलाफ करता हूं और मैं कुछ दिनों के अंदर जो है वो इसके ऊपर डिटेल लिखूंगा, और जब भी मैं डिटेल लिखूंगा तो वो आपको मिल जाएगी। मैं रिजर्व रखता हूं अपना ये राइट कि मैं जब चाहूं इसके ऊपर अपनी जो रीजनिंग है इसके ऊपर एलैबोरेट मजीद कर सकता हूं। तो उन्होंने एलैबोरेट करने के लिए तकरीबन उनको महीना 1.5 लगा है, मगर बहरहाल उन्होंने एलैबोरेट कर दिया। उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि इसके अंदर जो ये शो कॉज नोटिस है इसको अनड्यू हेस्ट में जो है वो चलाया जा रहा है, जबकि हकीकत ये है कि इसको केस को काफी अरसे से, मतलब ये मेरा ख्याल है कि मई या अप्रैल 2023 में ये आई थी, रेफरेंस आया था, जब ये आपको याद होगा ऑडियो लीक्स आई थी कुछ, और फिर उन ऑडियो लीक्स के बाद जो है वो जस्टिस बंदयाल इनके ऊपर बैठे रहे, फिर उसके बाद उन्होंने इस रेफरेंस को भेज दिया जस्टिस सरदार तारिक मसूद को, और फिर सरदार तारिक मसूद ने उसके अंदर अपनी जो भी उनकी फाइंडिंग्स थी उन्होंने वो निकाल कर और वो सामने रखी इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो चीफ जस्टिस होते हैं उसके सरबराह होते हैं बंदयाल साहब के दौर में गालिबन उन्होंने नहीं भेजी, या उन्होंने बिल्कुल आखिरी दिनों में भेजी थी। उसके बाद जस्टिस काजी फायजीसा ने इस केस को जो है वो उठा लिया। बंदयाल साहब ने इसके ऊपर कुछ ना किया था उस वक्त तक, ना उसके बाद उन्होंने कुछ करने का उनका इरादा था, क्योंकि वो तो कह चुके थे कि जी इसके खिलाफ जो है वो ऑडियो लीक आई है तो मैं अब इसके साथ खड़ा हूँ, और इसके खिलाफ रेफरेंस है तो मैं इसके साथ खड़ा हूँ। तो चोर है जो भी है, डाकू है या सही है जज, मैं तो इसके साथ खड़ा हूँ क्योंकि ये मेरे धड़े का जज है, धड़े के जज थे वो। तो धड़े के जो हम ख्याल बेंच का एक और हिस्सा जस्टिस एजाजुल एहसन थे। तो अब हम ख्याल जो हैं वो तमाम के तमाम एक साथ हैं, और उसके लिए उन्होंने पूरी एफर्ट वो कर रहे हैं एक दूसरे को जो है वो बचाने की, सपोर्ट करने की। तो अब उन्होंने जो सामने लेकर आए हैं उसके अंदर वो कहते हैं कि ये इनके कुछ केसेस जो हैं, अब उसमें 3 उन्होंने बुनियादी तौर पर मामला उठाए हैं। पहला मामला ये है कि ये इनके बच्चों के हैं जो केसेस हैं। दूसरा ये है कि जी इसके ऊपर एविडेंस जो है वो अभी तक नहीं आई है, वो बिल्कुल फ्रिवलस है या प्राइमा फेशी है, उसके ऊपर कोई केस नहीं है, और अगर ये नैब ने इस किस्म की होती तो फिर उसके ऊपर डांट भी पड़ती उसको वगैरह वगैरह। और तीसरा उन्होंने कहा कि ये अनड्यू हेस्ट है। पहला पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अनड्यू हेस्ट वाला मामला तो कम से कम नहीं है। काजी फायजीसा 17 सितंबर को आए थे, आज 9 जनवरी है। 3 महीने उनको आए हुए, 3.5 महीने हो चुके हैं, और इस केस के ऊपर जो है वो तकरीबन 8-9 माह से ये केस जो है वो चल रहा है। तो अनड्यू हेस्ट पता नहीं किस चीज को वो क्या चाहते हैं, ताहयात लगा रहा है ये केस, या जब तक मुज़ाहिर अली अकबर नकवी रिटायर ना हो जाए या ये खुद चीफ जस्टिस बन के इस केस को खत्म ना कर दें, तब तक ये केस लिंगर ऑन होता रहे। तो ये तो इस हम ख्याल बेंच का एक पुराना हरबा है, हथकंडा है, बल्कि मैं कहूंगा कि ये इस तरह से केसेस को जो है वो अपने लोगों को बचाने के लिए इस तरह की हरकतें पहले भी करते रहे, हथकंडे आजमाते रहे। दूसरा उन्होंने जो बात की है वो ये की है कि जी इसके अंदर कोई केस नहीं है। बात ये है कि एक जो गुलबर्ग वाली प्रॉपर्टी है गालिबन, उसके अंदर एक माइनर था, तो उसके अंदर कुछ थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको कोई 8-9 माह लगते हैं, उसका प्रोसेस है एक लीगल। वो सारा का सारा प्रोसेस करने उससे बचाने के लिए उन्होंने वो माइनर को जाहिर ही नहीं किया उस केस में। अगर आप वो केस उठाकर पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि कैसी 2 नंबरी हुई है। तीसरा केस उन्होंने ये कहा है कि जी उनके बच्चों से रिलेटेड ये मामला है, और उन्होंने साइट किया है काजी फायजीसा के केस को, जो रेफरेंस उनका था काजी फायजीसा एंड अदर्स वर्सेस द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो उनके खिलाफ आरिफ अलवी साहब ने एक रेफरेंस भेजा था। तो उसमें 6-4 का डिसीजन था। 6-4 में से 4 जो जज थे जिन्होंने काजी फायजीसा के इस आर्गुमेंट को तस्लीम नहीं किया था कि ये उनकी अहलिया की प्रॉपर्टीज हैं, उनमें से एक जो है वो जस्टिस एजाजुल एहसन भी थे। तो अब जब दुश्मन हो तो उसके साथ तो ये करें ये हम ख्याल जजेस, और जब अपना बंदा हो उसको बचाने के लिए ये वही आर्गुमेंट ले लें जो जिसके खिलाफ इन्होंने बात की थी। और फाइनली उन्होंने कहा कि जी ऑडियो लीक्स का जो केस है
वो सामने नहीं रखा जा सकता। देखिए, ये तो बात दुरुस्त है कि ऑडियो लीक्स की कोई ऑथेंटिसिटी हम अभी तक वेरीफाई नहीं कर सकते, उसकी कोई वैरासिटी नहीं हुई। लेकिन क्या ये बात गलत है कि ऑडियो लीक्स केस जो है उसके ऊपर एक जुडिशियल कमीशन बना था? हुकूमत के कहने पर काजी फायजीसा उसको हेड कर रहे थे, और उस जुडिशियल कमीशन की कार्रवाई को रोकने के लिए जो ऑर्डर बंदयाल ने दिया था उसमें हम ख्याल बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन भी शामिल थे। तो जब आप एक चीज की वेरासिटी को तय होने नहीं देंगे और फिर उसके बाद ये कहेंगे कि क्योंकि इसकी वेरिफिकेशन नहीं हो सकी तो इस वजह से इसको जो है वो हम इसके ऊपर हम गौर नहीं कर सकते, तो ये तो तरीका जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का है। मेरा ख्याल है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट की भी खिलाफ वर्जी है। इस तरह की बातें जो है वो जज साहब को नहीं करनी चाहिए। और फाइनली जो जज साहब ने कहा है कि जो कोई जजमेंट है उसकी बेसिस पर फैसला नहीं दिया जा सकता। अगर ऐसी ही बात है तो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो है उन्होंने जो फैसला दिया था इसके ऊपर फिर रेफरेंस क्यों आया था, और फिर जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने उसके खिलाफ मुखालफत क्यों की थी? वो भी आपकी धड़े के जज थे, बल्कि वो उस जज के उस बेंच के सरबराह थे जिसमें बैठकर आपको जिसने लगाया था क्या बोलते हैं वो निगरान जज के फांसी दे के आना है, आपने वहां पर मौजूद होना है जिसको फांसी लग रही हो। तो निगरान जज साहब जो हैं वो अब जो है वो अपने पुराने बॉस के और अपने पुराने सरगने के खिलाफ जो है वो अपने ग्रुप के सरगना जो है उनके खिलाफ जा रहे हैं। तो वो पहले जरा थोड़ा सा पता कर लें। मगर इन सारी बातों के बावजूद मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये सारी बातें अपनी जगह जो उन्होंने कही हैं और ये गलत है या सही है। जो एविडेंस की उन्होंने बात की उसका भी मैं आपको बताऊं कि एविडेंस तो अभी आनी है। अभी तो सिर्फ कंप्लेंट है, कंप्लेंट के ऊपर एविडेंस जो जब उसके मुखालफिन आएंगे तब देखेंगे ना। अभी तो जज साहब ने पहले ही जो है वो फैसला सुना दिया, अभी तो मुखालफिन ने अपने आर्गुमेंट्स नहीं दिए, तो उन्होंने पहले ही फैसला सुना दिया कि कोई एविडेंस नहीं है। तो जो एविडेंस है वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने वो केस देखा है, उसके बाद उसके बारे में फैसला हुआ है कि ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में आएगा। अगर एविडेंस नहीं होगी, ये तो स्टे लेते फिर रहे हैं, ये आज भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आए हुए थे कि जी मुझे स्टे दे दें, इस केस की कार्रवाई रोक दें, इसके सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई रोक दें। उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, फिर हम कार्रवाई रोकेंगे, लेकिन उस सूरत में रोकेंगे अगर दूसरों को भी फरीक बनाए, और फिर फरीक बना के उनका हम अनहर्ड तो उनको नहीं कंडेम कर सकते कि जी आपके जो स्टेटमेंट्स हैं जो आपने रेफरेंस जमा करवाया है वो गलत है, तो वो फरीक बनाने तक के लिए तो तैयार नहीं है। तो ये कोई मजाक है कि पहले आपको जो है वो फोन करके क्या है कि नकवी साहब में ताडेकार आ रहे हैं, फिर वो क्या हाँ जी है मोहम्मद खान भट्टी ये इधर ही बैठा हुआ है मेरे पास, और फिर आप जो है वो अगले दिन जो फैसला दे आपको जो है वो एक फोन करके आए जुबैरी साहब कि जी ये बंदयाल साहब को कहना है कि जी ये जो जज है वो इसमें मुज़ाहिर नकवी को लगाना है इस वाले केस के अंदर और फैसला ही आना चाहिए, और फिर वो लग जाए और फिर वही बेंच बन जाए जो परवेज इलाही साहब मांग रहे हैं, और फिर वही फैसला भी आ जाए, और फिर मुज़ाहिर अली नकवी साहब जो है वो खुद खत लिखकर ये किसको तमाशा लगाया हुआ था आप लोगों ने इस मुल्क का। शुक्र करते हैं हम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये कोई रिलीफ आया 2016 से जो इस मुल्क के ऊपर अजाब नाजिल हुआ था, तो हमें तो शुक्र करना चाहिए कि ये कुछ देर के लिए, और जो इसके बेनिफिशरीज थे सारे सिस्टम के उनकी तो चीखें निकलेंगी अब, तो वो थोड़ी देर के लिए चीखें निकलेंगी, थोड़ी देर के लिए इन्होंने 8-9 महीने के लिए मुसल्लत भी होना है पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन हो जाए कोई बात नहीं, उसके बाद फिर आपका जो है वो दौर कुछ अरसे के लिए जो है वो खत्म होगा, उस दौर के अंदर आप कीजिएगा ये तमाशे। लेकिन मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो है ना, इनका मक्कू ठप्पा गया है, जो मर्जी इजाजुल एहसन साहब कर लें। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। आदाब।